1940 के दशक से मेक्सिको की खाड़ी अमेरिका के लिए एनर्जी का एक बहुत बड़ा स्रोत बनी हुई है। वहां एक दिन में लगभग 20 लाख बैरल्स लिक्विड फ्यूल निकाला जाता है और देश की पेट्रोलियम रिफाइन करने की करीब आधी क्षमता गल्फ कोस्ट पर टिकी है। दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए ऑयल और गैस बहुत मायने रखते हैं। मतलब एनर्जी दुनिया को चलाती है और जब से इंसान ने आग को जलाना सीखा है तब से हमारी सिविलाइजेशन और हमारी इकोनॉमिक्स आगे बढ़ी है। आने वाले वक्त में जो भी फ्यूल होगा हम उसके हिसाब से बदल रहे हैं, लेकिन इस बीच ऑयल और गैस एक ब्रिज है उन नई टेक्नोलॉजीज के लिए और एक इंसान के तौर पर हमें आगे बढ़ाते रहने के लिए। जैसे जैसे मेक्सिको की खाड़ी में ईंधन की तलाश और भी गहरी होती जा रही है, इंजीनियर्स अपने अब तक के सबसे बड़े इम्तिहान का सामना कर रहे हैं। गहरे पानी तक पहुंचने का चैलेंज और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। हमारी सप्लाई या आसान बैरल्स तक पहुंच खत्म होती जा रही है और हर नई खोज और डेवलपमेंट के साथ ये और भी ज्यादा चैलेंजिंग और गहरा होता जा रहा है। यही वजह है कि हम टेक्नोलॉजी की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। किनारे से 300 किलोमीटर दूर इंजीनियरिंग की नई तकनीक की अगुवाई कर रहा है परदीदो। दुनिया की सबसे गहरी प्रोडक्शन और ड्रिलिंग फैसिलिटी, $3 बिलियन का इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर। यह स्ट्रक्चर अपने आप में इसके बॉटम से लेकर ऊपर ड्रिलिंग तक आईफल टावर जितना ऊंचा है और ये 8000 फुट पानी में तैर रहा है और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये तूफानी हवाओं को बर्दाश्त कर सके, जिसे हम 1000 ईयर स्टॉर्म कहते हैं। पर्डिडो कितने काम का इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पर्डिडो के एक दिन के प्रोडक्शन से 500 कार 15 दिन तक चल सकती हैं। $55,000 टन वाला दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्रोडक्शन और ड्रिलिंग स्ट्रक्चर 3 किलोमीटर लंबी 9 स्टील और पॉलिएस्टर मूरिंग लाइंस के जरिए समुद्री तल से जुड़ा है, जहां 35 नए कुओं से जो प्लेटफॉर्म से करीब 11 किलोमीटर दूर हैं, तेल और गैस को सतह पर पंप किया जाता है। 170 मीटर लंबे 36 मीटर डायमीटर वाले एक फ्लोटिंग स्पार पर 3 डेक्स बने हैं जहां तेल और गैस प्रोसेस होते हैं। इसमें 2 हेलीकॉप्टर्स, एक रेस्टोरेंट, फिटनेस रूम के लिए जगह और 150 से ज्यादा लोगों की टीम के रहने के लिए कैबिन भी हैं। ये लोग इस रिकॉर्ड तोड़ प्लेटफॉर्म पर रहते हैं और एक बार में 14 दिनों तक काम करते हैं। इंजीनियरिंग का ये कारनामा कभी नामुमकिन समझा जाता था। हम एक फ्रंटियर एरिया में जा रहे हैं जिसे हम अल्ट्रा डीप वाटर कहते हैं। हम ऐसे रिजर्वोयर्स में जा रहे हैं जिन्हें मेक्सिको की खाड़ी में ऑयल और गैस इंडस्ट्री के लिए पहले टेस्ट नहीं किया गया। हम 7800 फुट गहरे पानी में जा रहे हैं और आप सोच सकते हैं कि वहां के हालात बहुत ही खराब हैं। परदीदो को मुमकिन बनाने में एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग लगाई गई। ऑयल और गैस फील्ड्स छोटे छोटे पौधे और जीव जंतुओं की मौत के बिना नहीं बन सकती थीं। जब डायनासोर धरती पर घूमते थे तब समुद्र तल में बहुत बड़ी तादाद में डेड प्लैंकटन और शैवाल बन गए। उसके ऊपर चट्टान की परत बनने से पहले लाखों साल के दबाव और पृथ्वी की गर्मी ने उसे पकाकर एनर्जी से भरपूर सूप में बदल दिया। लेकिन पानी के अंदर उस तक पहुंचना आसान नहीं था। लगभग 2500 मीटर की गहराई पर जहां पहले कभी कोशिश नहीं की गई, वहां तक जाने का मतलब था परदीदो के लिए एक स्टैंडर्ड ऑयल रिग की तरह पैर जमा पाना नामुमकिन है। हम एक कन्वेंशनल टेंशन लेग प्लेटफॉर्म इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि पानी इतना गहरा था कि वो टेंशन लेग्स किसी भी स्ट्रक्चर को सपोर्ट दे पाने के लिए बहुत भारी हो जाते। आने वाले वक्त में हल निकालने के लिए परदीदो के डिजाइनर्स ने पुराने जमाने में इजाद की गई तकनीक का इस्तेमाल किया।
पर्डिडो की टीम इतनी गहराई तक कैसे गई, इसका एक सुराग सैन डिएगो कैलिफोर्निया में मिल सकता है। मैकेनिकल इंजीनियर डैन डिक्रेल को एक अनोखे वेसल पर जाने का मौका मिल रहा है। 1960 की शुरुआत में अमेरिका एक नए तरह की रिसर्च प्लेटफॉर्म की तलाश में था जिससे पानी के अंदर के सटीक अकॉस्टिक मेजरमेंट्स लिए जा सकें। पहले जिन पनडुब्बियों का इस्तेमाल किया जा रहा था वो अपनी शेप की वजह से बहुत अनस्टेबल थी, वो पानी में हिलती रहती थी, जिसकी वजह से साइंटिस्ट्स को एकदम सही मेजरमेंट्स नहीं मिल पाते जो उन्हें चाहिए थे। ओशियनोग्राफर और अंडर वाटर एक्सप्लोरर फ्रेड स्पीस इस समस्या का हल लेकर आए। महीनों तक अलग अलग डिजाइन्स को टेस्ट करने के बाद स्पीसेस और उनकी टीम ने ये बनाया आरपी फ्लिप, एक तैरने वाला इंस्ट्रूमेंट प्लेटफॉर्म। लेकिन फ्लिप को इसका नाम एक और बड़े ही नायाब तरीके से मिला। माने या ना माने, लेकिन फ्लिप नहीं डूबने वाला। ये बड़ा अनोखा है। 108 मीटर लंबा स्पार बुई जो करीब आधे घंटे में हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल तक जा सकता है। ये इंजीनियरिंग का बहुत बढ़िया नमूना है। सबसे पहले प्लेटफॉर्म को लादकर वहां लाया गया जहां उसे काम करना था। अपने आप फ्लिप करते वक्त सब लोग बाहर निकलकर डेस्क के बाहर खड़े हो जाते हैं। जब ये फ्लिप करता है तो डेस्क और बल्क हेड्स हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होते वक्त अपनी जगह की अदला बदली कर लेते हैं। इसके ज्यादातर रूम्स में 2 दरवाजे हैं, एक प्लेटफॉर्म की हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए और दूसरा है वर्टिकल पोजीशन के लिए। ये अभी जिस कॉन्फ़िगरेशन में है उसमें हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हैं। और सोचिए जब ये फ्लिप करता है तो क्या होता है। पहले जो दीवार थी अब वो फ्लोर बन जाती है और पहले जो फ्लोर थी वो अब दीवार बन जाती है। फ्लिप पर हर चीज 2 कॉन्फ़िगरेशंस में डिजाइन की गई है। ये देखिए, ये एक सिंक है, ये बाथरूम सिंक है, लेकिन ओह ये पलटता है कितना अजीब है ना। गैली में घूमने वाले मसालों के रैक से लेकर दीवारों की टेबल्स तक। इसे हॉरिजॉन्टल बनाए रखने के लिए इसके नीचे बहुत बड़े बड़े कंक्रीट ब्लॉक्स हैं जो इस वक्त फ्लोर हैं, लेकिन जब इसके बदलने और हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल फ्लिप आने का वक्त आता है तो धीरे धीरे समुद्र का कई टन पानी उन बैलेस्ट चेंबर्स में पंप हो जाता है जो इसे हॉरिजॉन्टल से परफेक्टली वर्टिकल कर देता है। क्या सही चीज है ना। फ्लिप के पीछे का साइंस बेहद साधारण है। फ्लिप कैसे काम करता है उसके पीछे है इसके डूबने का एक कंट्रोल्ड तरीका। यहाँ मेरे पास एक प्लास्टिक बॉटल है जो फ्लिप को रिप्रेजेंट करेगी। मैंने इसके नीचे टेप के कुछ वॉशर्स चिपका दिए जो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होते वक्त इसे स्टेबल रखेंगे। अगर मैं इसे पानी में रखूं तो हम देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में तैरती है जैसा कि हमने सोचा था। अब जब मैं इस बॉटल में पानी भरता हूं तो क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो जाएगी। जब वर्टिकली फ्लिप होता है तो सतह के नीचे लंबे स्पार में भरने वाला 700 टन पानी उसे स्थिरता देता है। ये इतना स्थिर होता है कि फ्लिप 25 मीटर तक ऊपर उठ सकता है। और वापस हॉरिजॉन्टल होने के लिए कंप्रेस्ड एयर के जरिए पानी बाहर निकाला जाता है और प्लेटफॉर्म को वापस नॉर्मल शिप की तरह बना देता है। ये बड़े बड़े जनरेटर्स भी डिजाइन के जरिए पलट सकते हैं। ये फ्रेड स्पीस के शानदार डिजाइन का सबूत है कि यह अद्भुत रिसर्च वेसल ऐसा लगता है जैसे हम किसी कार्निवल फन हाउस में हैं। आज भी काम कर रही है, जबकि इसे लॉन्च हुए 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। ओह, ये प्लेटफॉर्म बहुत अजीब है। एक स्थिर प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जो लगभग 2500 मीटर की गहराई तक जाए, पर्डिडो के इंजीनियर्स ने फ्लिप के सिद्धांत को लेकर 2006 में फिनलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग स्पार बनाना शुरू किया। ये स्पार अपने आप में बहुत स्मार्टली बनाया गया है। इसे टुकड़ों टुकड़ों में बनाया है।
अलग अलग हिस्सों में। पहले इसका सबसे ऊपर वाला कैन सेक्शन बनाया और फिर ट्रस सेक्शन बनाया और फिर दोनों को आपस में वेल्ड कर दिया, एक एक स्लाइस करके। 7 रिंग सेक्शंस के हर सेक्शन में 12 कंपार्टमेंट्स हैं और सारे कंपार्टमेंट्स अलग अलग हैं, जिससे अगर कोई दुर्घटना होती है और एक कंपार्टमेंट पंक्चर हो जाता है तो सिर्फ वही कंपार्टमेंट पानी में जाएगा। इस बेजोड़ स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए इसके सिरे पर बने कैन जैसे सेक्शन में बहुत सारे खुले पाइप्स और बैलस्ट एरिया को जोड़ा गया है। परडिडो का स्पार करीब 550 फुट का है और इसका डायमीटर है 118 फुट। – 2008 में स्पार को मेक्सिको की खाड़ी में परडिडो की साइट पर भेजा गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्पार जब हॉरिजॉन्टली तैरता है तब इसे नुकसान पहुंचने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि जब ये वर्टिकल पोजीशन में होता है ये तूफान वगैरह का ज़्यादा अच्छी तरह सामना कर पाता है और इसे ऑपरेट करना भी ज़्यादा आसान होता है। समुद्र का पानी अंदर लाने के लिए प्लग्स खींच दिए जाते हैं और फिर फ्रेड स्पीस के फ्लिप शिप की तरह स्पार धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होने की प्रक्रिया शुरू करता है। वो कैन सेक्शन के टैंक्स में भी पानी भरते हैं और वो इसे नीचे झुकाता है, जिससे इसे खड़ा करने के लिए स्टेबिलिटी मिलती है और वो एक जगह जाकर ठहर जाता है। खड़ा हो जाने के बाद स्पार को सुरक्षित करना पड़ेगा, क्योंकि तूफान आने वाले हैं, जिन्हें ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस भी कहा जाता है। हमारे पास काफी वक्त है, मतलब रिलेटिवली ज्यादा टाइम है। उससे पहले हम उसे स्टॉर्म सेफ कर सकते हैं। पहला डिस्टरबेंस 7 से 8 दिनों में आने का अनुमान है। 9 सुपर साइज्ड मूरिंग लाइन से फ्लोटिंग स्पार को सी बेड से बांधना पड़ेगा, जिसमें कुल मिलाकर 30 किलोमीटर से भी लंबी चेन से जुड़ी हुई रस्सी है। तो सतह पर तैरने वाले स्ट्रक्चर को सिक्योर करने के लिए हम सक्शन एंकर्स को करीब 3.25 किलोमीटर पॉलीएस्टर मूरिंग लाइन से सी फ्लोर पर कनेक्ट करते हैं, जो करीब 25 इंच मोटी होती है और इस मूरिंग लाइंस के दोनों साइड में करीब 300 मीटर की बहुत बड़ी स्टील की चेन्स होती हैं। तूफान में ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा के लिए ये लाइंस स्पार के चारों तरफ 2.5 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक फैलाई गई है। ये अभी भी पानी में काफी ऊपर है, तो इसके बॉटम में वजन डाला जाता है। वो ट्रस सेक्शन के टैंक में आयरन ओर पंप करते हैं, जिससे बॉटम टैंक बहुत वजनदार हो जाता है। मूरिंग लाइंस में एडिशनल वेट डालने के बाद स्पार तूफान से सेफ हो जाता है। लेकिन ये दुनिया की सबसे गहरी प्रोडक्शन और ड्रिलिंग फैसिलिटी बनने की प्रक्रिया की सिर्फ शुरुआत है। टॉप साइड्स को भी थोड़ा वजनदार बनाना जरूरी था, क्योंकि हम टॉप साइड्स को एक बार में उठाकर इंस्टॉल करना चाहते थे। और इसके इंजीनियर्स को और भी ब्रिलियंट ऐतिहासिक आविष्कारों की तरफ रुख करना पड़ा। ओ, यहाँ पर एक और आम है, मैं इन दोनों को इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये किसी साइबॉग जैसा लग रहा है। वो ये तो आवाज कर रहा है, जिससे वो इम्पॉसिबल इंजीनियरिंग का अपना रिकॉर्ड तोड़ प्लेटफॉर्म बना सकें। मेक्सिको की खाड़ी में टेक्सास समुद्र तट से 300 किलोमीटर दूर परडिडो प्लेटफॉर्म ने अल्ट्रा डीप वाटर ऑपरेशंस में एक नई सीमा तय कर दी है। लगभग 2.5 किलोमीटर गहरे पानी में डूबा हुआ रिग 3 नई ऑयल फील्ड्स के 35 कुओं से तेल निकालता है, जिससे हर रोज तेल के 1 लाख बैरल्स बनते हैं। इस तरह का रिग बनाने में बहुत दमदार इंजीनियरिंग लगती है। दुनिया के सबसे बड़े स्पार को एंकर करने के बाद अगला कदम है टॉप साइड की सारी जरूरी चीजों की फिटिंग करना। हम जिसे टॉप साइड्स कहते हैं, उनमें वो सारे इक्विपमेंट्स आते हैं जो पानी में उस स्ट्रक्चर के ऊपर लगते हैं और जिनसे हम ऑयल और गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। टॉप साइड्स में एक खास वजन होना जरूरी था, क्योंकि हम टॉप साइड्स को एफिशिएंटली और सेफली एक बार में उठाकर इंस्टॉल करना चाहते थे।
पारंपरिक रूप से तो इन मल्टी स्टोरी मेगा प्लांट्स को समुद्र पर जोड़ दिया गया है, लेकिन परदीदो की अलग थलग लोकेशन को एक अलग ही सोल्यूशन चाहिए। टॉप साइड्स को इंगलसाइड टेक्सास में बनाया गया था और एक बार में उसकी एक लेयर बनाई गई थी, एक बर्थडे केक की तरह, और परदीदो के डेक पर 3 लेयर्स हैं। ये सब कंस्ट्रक्शन यार्ड में बना था और उसके बाद एक हेवी लिफ्टिंग डिवाइस से तीनों लेयर्स को एक साथ उठाकर एक बार्ज पर लादकर साइट पर भेज दिया गया। आखिर में 10,000 टन के अंदर वजन आने के बाद अगस्त 2008 में टॉपसाइड ने मेक्सिको की खाड़ी की तरफ अपना सफर शुरू किया, जहां एक बहुत बड़ी क्रेन वेसल थियाफ मेक्सिको की खाड़ी में होने वाले अब तक के सबसे बड़े सिंगल लिफ्ट का इंतजार कर रही थी। 5 साल के कंस्ट्रक्शन के बाद ये आजमाइश की घड़ी थी, स्पार और टॉपसाइड दोनों को मिलाना। याद रखिए, ये चीजें अलग अलग बनाई गई हैं, एक फिनलैंड में और एक टेक्सास में, और सारे मेजरमेंट्स के हिसाब से, और आखिरकार पहली बार ये दोनों चीजें आपस में मिल रही थी। जब वो क्रेन टॉप साइड्स को उठाकर बेस के ऊपर रख रही थी, तब बहुत बार ऐसा लगा कि पता नहीं क्या होगा। जब उसने उठाना शुरू किया तो टॉप साइड्स को घुमाकर पोजीशन पर लाया गया और वो एकदम फिट बैठ गया। उन पिन्स को फिट होते हुए देखने की बात ही कुछ और थी। और स्पार अपनी नई गहराई में जम गया। इस बड़े काम के होने के बाद परदीदो को फोकस करना था समुद्र तल में प्रोडक्शन इक्विपमेंट लगाने पर, लेकिन सतह से 2500 मीटर नीचे जहां एक माउंटेन रेंज जैसी जगह थी, उस माहौल में काम कर पाना नामुमकिन लग रहा था। परदीदो पर 70 या 100 फुट की गहराई पर पानी की हालत ये थी कि वहां बहुत ज्यादा प्रेशर था। उसके अलावा पानी बहुत ज्यादा ठंडा था और टेम्परेचर 38 डिग्री फ़ारेनहाइट करीब 3 डिग्री सेल्सियस था, तो वो बहुत ठंडा था और वहां कोई लाइट नहीं थी, तो प्रेशर को देखते हुए नीचे की हालत बहुत खराब थी। समुद्र तल में समुद्री चट्टानों और जीव जंतुओं के होते हुए वहां फिजिकली कुछ कर पाना नामुमकिन था। लोगों को वहां भेज नहीं सकते थे, फिर भी उन गहराइयों में अभी भी बहुत काम करना बाकी था। एक ऐसे वातावरण में जहां मछली भी जाने के लिए संघर्ष करती हो, आप दुनिया की कुछ सबसे एडवांस्ड इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हैं? इस परेशानी को भी पुराने जमाने के एक शानदार आविष्कार की जरूरत थी। $1950 के दशक में अमेरिका शांति के लिए परमाणु ऊर्जा विकसित करने में सबसे आगे था। इस आंदोलन में शिकागो की बड़ी आर्गॉन नेशन लेबोरेटरी की अहम भूमिका थी। खास परमिशन मिलने के बाद प्रोफेसर एरिक लीमा 3 पहिए की साइकिल पर 1500 एकड़ की इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी जगह को देखने निकले हैं। ये बहुत बढ़िया जगह है। ये पता लगाने के लिए कि खतरनाक रिसर्च के इस युग ने एक गेम चेंजिंग आविष्कार कैसे किया। ये एक बहुत बड़ी और शानदार लेबोरेटरी है जहां रिएक्टर्स से निकलने वाला एक्चुअल मटेरियल टेस्ट किया जाता है। अब जाहिर है कि वो मटेरियल बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं, तो टेक्नीशियंस अपने आप को रेडियो एक्टिव के बुरे असर से बचाकर उन मटेरियल्स को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये एक चैलेंज था। जहरीले पदार्थों को शुरुआत में सील बंद ग्लव बॉक्सेस के जरिए हैंडल किया जाता था, लेकिन उसमें भी सुरक्षा का मामला सामने आया। आगे के वैज्ञानिकों के लिए इंजीनियर्स ने एक सदियों पुरानी तकनीक को अपनाया जो पैंटोग्राफ नाम की एक डिवाइस पर आधारित थी। इसका सिद्धांत है मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। इसे 1600 के दशक में बनाया गया था और इसमें क्या होता है कि मास्टर पिन में जो भी मूवमेंट होती है वो इस वुड के साथ स्लेव पिन में ट्रांसफर हो जाती है। तो आप एक डायग्राम ट्रेस कर सकते हैं, जैसा कि मैं इस रेडियो एक्टिव सिंबल के साथ कर रहा हूँ, और उस ट्रेसिंग को इस डिवाइस के जरिए एम्पलीफाई किया जा सकता है।
तो ये देखिए, ये ओरिजिनल और ये ड्राइंग। इस सिद्धांत को इस्तेमाल करके शुरुआती मैकेनिकल मास्टर स्लेव मैनिपुलेटर्स यानी MSMs के जरिए टेक्नीशियंस एक सुरक्षित कांच की दीवार के पीछे से बेसिक मूवमेंट्स एक सेकंड आर्म को ट्रांसफर करते थे, लेकिन उनकी कार्यकुशलता और ताकत अभी भी सीमित थी। 1954 में इंजीनियर रेमंड गर्ट्ज ने सिर्फ मैकेनिकल ना होकर उसके परे देखा और हर आर्म में एक मोटर लगा दी जो एक इलेक्ट्रिक केबल से जुड़ी थी। तो उन्होंने ये शानदार आर्म्स यूज किए और ये बहुत सही है। ये देखिए, इस ग्लास के दूसरी तरफ वो बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसे मैं यहाँ करूँगा। और ये सिर्फ आगे पीछे या ऊपर नीचे ही नहीं, लेकिन ये देखिए, वो अंदर वाला आर्म मेरे मूवमेंट की हूबहू नकल करता है। कूल। और साथ ही ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है, मतलब मैं इससे कोई भी भारी चीज उठा सकता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं अपने हाथ से उठाता। और ये देखिए, यहाँ पर एक और हाथ है, मैं दोनों यूज कर सकता हूँ। ये किसी साइबॉग की तरह है। वो ये आवाज कर रहा है। वहां ऊपर सर्वो मोटर्स लगी हैं। मोटर्स सिर्फ फोर्स को मल्टीप्लाई नहीं करती हैं, बल्कि उसे ऑपरेट करने वाले मूवमेंट्स को महसूस भी कर सकती हैं। इसमें जितना लचीलापन था, ये उतना ही ज्यादा सटीक हो गया और इलेक्ट्रिकल केबल कनेक्शन से इंजीनियर्स मास्टर और स्लेव आर्म्स को अलग अलग रख सकते थे। गर्ट्ज ने आर्म को इस तरह बनाया कि वो एक दूसरे से अलग रहकर भी काम कर पाएं। इसका मतलब ये है कि हम स्लेव आर्म को फ्लोर से ऊपर की तरफ ला सकते हैं, वो भी किसी भी एंगल से, और वहां पहुंच सकते हैं जहां हमें पहुंचना है। बाद के दशकों में गर्ट्ज की रिमोट टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाया गया, जिससे कई टेली मैनिपुलेटर्स बनाए गए जो रोबोट जैसी सटीकता के साथ सुरक्षा देते हैं, और अगर वो सही हाथों में हो तो। हाँ, ये जितना दिखता है उतना आसान नहीं है। तो शुक्र है गर्ट्ज का, जिन्होंने एर्गोन नेशनल लेबोरेटरी में ये टेली मैनिपुलेटर्स बनाए, जिससे हम इंसानों की तरह ही उन जगहों पर जा सकते हैं जहां हम पहले नहीं गए। एक साइंस फिक्शन नॉवेल के सीन की तरह परडीडो पर इंजीनियर्स टेली मैनिपुलेटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन गहराइयों में काम करने के लिए जहां काम करना कभी नामुमकिन समझा जाता था। ये रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स या ROVs उस समुद्र तल को साफ करते हैं जो प्लेटफॉर्म से करीब 2.5 किलोमीटर नीचे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह का ROV है जो परडीडो पर इस्तेमाल किया गया है। ये 450 किलो की थ्रस्ट मशीन है और इसे इस्तेमाल करने की एक खास वजह यह है कि 600 फुट से ज्यादा गहरे पानी में इंसानों को भेजना बहुत रिस्की हो जाता, उसमें खतरा रहता है। यहाँ ROV काम आती है। ये मशीन 10,000 फुट या उससे भी गहरे पानी में आराम से काम करती है और काम करके हमेशा सही सलामत वापस आ जाती है। ये सब एक्वा रोबोट्स बड़े बड़े काम करने के लिए बनाए गए। ये इसके हाथ हैं जिनसे हम अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग इक्विपमेंट को कनेक्ट और अटैच करते हैं, और ये इसकी आंखें हैं। ये कैमरा, इस हाई डेफिनेशन कैमरा से हम देखते हैं कि नीचे क्या हो रहा है। गर्ट्ज के टेली मैनिपुलेटर्स से एक कदम आगे जाकर ये ROVs एक जॉयस्टिक से ऑपरेट की जा सकती हैं और फ्लाई बाय सायर सिस्टम के जरिए जो रिग पर ही बनाया जाता है। इस आधुनिक सॉल्यूशन ने समुद्र की गहराइयों का रास्ता खोल दिया है, लेकिन दुनिया के सबसे गहरे ऑयल रिजर्वॉयर्स तक जाने के लिए परडीडो के इंजीनियर्स को अतीत के पन्नों को पलटना पड़ेगा। मेरे स्विच को फ्लिप करते ही कुछ बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, जिससे इसकी इंजीनियरिंग को और बढ़ाया जा सके। परडीडो प्लेटफॉर्म अब तक की सबसे गहरी प्रोडक्शन और ड्रिलिंग फैसिलिटी है, जिसने समुद्र के बीच इंजीनियरिंग को हद से ज्यादा बढ़ा दिया है। इस डीप सी हब के स्ट्रक्चर के ठीक नीचे 22 कुएं हैं और इसकी पहुंच उससे कहीं ज्यादा है,
इसके अलावा 3 ऑयल फील्ड्स में 13 कुएं, जहां से करीब 300 किलोमीटर की पाइपलाइन वेब के जरिए कच्चा तेल लाया जाता है। लेकिन जरूरत से ज्यादा गहरे पानी में कुएं बनाना कोई आसान काम नहीं है। पानी के अंदर ड्रिलिंग करना जमीन पर ड्रिलिंग करने से थोड़ा अलग होता है। परेडो के कुओं में कुएं की कुल गहराई 17,000 फुट के आसपास थी, लेकिन करीब आधी गहराई तक यानी 7,800 फुट तक सिर्फ गंदा पानी था। रिजर्वॉयर्स सिर्फ बेहद गहरे ही नहीं थे, बल्कि वो चट्टान की प्राचीन परत में थे जिसे इससे पहले कभी छुआ तक नहीं था। हम सिर्फ टेक्नोलॉजी की बाउंड्रीज नहीं पुश कर रहे थे, बल्कि जियोलॉजी के हिसाब से भी एक नई सीमा में घुस रहे थे और उसमें बहुत एक्साइटमेंट था और कुछ पता नहीं था कि ये कैसे बनेगा। हर नए कुएं को सटीक ढंग से ड्रिल करना था, जिससे पानी बाहर रहे और तेल अंदर, वरना प्रोजेक्ट और एनवायरनमेंट हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते। इसका हल निकालने के लिए इंजीनियर्स ने पुराने जमाने के आविष्कारकों की तरफ पलट कर देखा। एंड्रू स्मिथ टाइटसविल पेंसिल्वेनिया आए हैं ये पता लगाने कि कैसे एक आदमी की प्रेरणा ने ब्लैक गोल्ड का रास्ता बना दिया। मेरे स्विच को फ्लिप करते ही कुछ बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। और ये लीजिए, आप देख सकते हैं पेंसिल्वेनिया क्रूड। 1800 के दशक की शुरुआत में सॉल्ट ब्राइन इस इलाके की सबसे बड़ी चीज थी, लेकिन इसे जमीन से निकालने की कोशिशों को एक और चीज ने खत्म कर दिया, एक काली बदबूदार पदार्थ ने। सबसे पहले तो तेल को एक दवा की तरह समझा जाता था, जो जलन, हैजा, एस्थमा, अपच, यहाँ तक कि अंधेपन को भी ठीक कर सकता है। लेकिन इसकी स्मेल और इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज पर शक था। लेकिन असली कामयाबी तब मिली जब ये पता चला कि तेल को डिस्टिल करके उससे लैंप जलाए जा सकते हैं। एक बड़ी कमाई का अंदाजा लगाने वाले इंजीनियर्स को अब तेजी से जमीन से तेल निकालना था। इस छोटे से टाइटसविल शहर में ही तेल की तलाश एक ऐसे पैमाने पर पहुंच गई जो पहले कभी देखा नहीं गया था। और ये सब हुआ एक आदमी की सीधी सादी नई सोच की वजह से। 1859 में रेलवे में काम करने वाले एडविन ड्रेक ने नई बनी पेंसिल्वेनिया रॉक एंड ऑयल कंपनी के एक छोटे से हिस्से पर अपनी जिंदगी भर की बचत को दांव पर लगा दिया। ड्रेक को एक स्टेक होल्डर और फिर एक एम्प्लॉय की तरह इसी साइट पर भेजा गया था, जहां उन्होंने तेल की तलाश शुरू की। लेकिन शुरुआती कोशिशों में उन्हें मिले जुले रिजल्ट्स मिले। उस वक्त ड्रिलिंग के लिए जो चीज इस्तेमाल होती थी उसे परकशन ड्रिलिंग कहा जाता था, जिसमें ड्रिल को मिट्टी में तब तक ठोका जाता था जब तक वो तेल तक न पहुंच जाए। ड्रेक को अपनी तकनीक से थोड़ी कामयाबी मिली, लेकिन टाइटसविल की पनीली जमीन उनकी योजनाओं पर पानी फेर रही थी। जब उस ड्रिल को वापस खींचा जाता था तो प्रॉब्लम ये होती थी कि उस जगह पानी भर जाता था और जिस तेल को वो निकालना चाहते थे वो पानी उसे खराब कर देता था। इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए ड्रेक और उनके असिस्टेंट बिली स्मिथ ने एक तरकीब निकाली कि ताजा खोदे गए गड्ढे को बंद करने के लिए उसमें कास्ट आयरन का लंबा पाइप डाल दिया जाए, जिससे उसके अंदर पानी ना जा सके। कास्ट आयरन पाइप डालने के बाद वो उस वाटर टाइट स्पेस में लगातार ड्रिल करते रहे, जमीन के अंदर पथरीली सतह से होते हुए नीचे ऑयल रिजर्वॉयर तक। 69 फुट की ड्रिलिंग के बाद उन्होंने इंतजार किया। रातों रात ये हो गया। साफ तेल पाइप के जरिए ऊपर उस पॉइंट तक आ गया जहां से वो बाहर निकाला जा सकता था। ड्रेक का प्लान काम कर गया था। अगले साल तक ड्रेक की नई तकनीक अपनाने वाले तेल के कुएं पूरे इलाके में फैल गए, जो लाखों बैरल्स तेल निकाल रहे थे। देश में तेल से कमाई शुरू हो गई थी और जो कभी बेकार और बदबूदार चीज समझी जाती थी उससे लोग बहुत पैसे बना रहे थे।
बेजोड़ गहराई तक ड्रिल करने के लिए परडीडो के इंजीनियर्स ड्रेक की तकनीक को किनारे से 350 किलोमीटर दूर ले गए और टाइटसविल के पहले कुएं की तरह एक चीज जरूरी थी। ड्रिलिंग के मेथड्स को इस तरह डिजाइन किया गया जिससे तेल पाइप में ही रहे। तो इसमें बड़े डायामीटर के पाइप से शुरुआत की जाती है और जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं पाइप का डायामीटर छोटा होता जाता है। सबसे पहले एक कंडक्टर पाइप के लिए ड्रिल करके गड्ढा किया जाता है और उसके बाद केसिंग पाइप इंस्टॉल करने से पहले एक और ड्रिल को 100-200 मीटर अंदर डाला जाता है। उसके बाद उससे छोटा ड्रिल और केसिंग पाइप डालते हैं और ये प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक पाइप्स ऑयल रिजर्वॉयर तक नहीं पहुंच जाते। लेकिन ग्रैंड कैनियन जैसी जमीन वाले समुद्र तल में ड्रिल करके अपने लक्ष्य तक पहुंच पाना कोई आसान काम नहीं है। जिन जगहों पर हमें ड्रिल करना था उनमें से ज्यादातर जगहें रिग से काफी दूर थीं और वहां तक पहुंचने के लिए हमें डायरेक्शनल ड्रिलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ा। जिस पैमाने की हम बात कर रहे हैं उसमें हमें कुएं को सही जगह पर रखना था, मतलब बिल्कुल उसी जगह जहां वो हमें चाहिए। अगर हम एक टिपिकल जगह पर हों तो सीलिंग से लेकर नीचे बॉटम तक एक स्क्वायर इंच हिट करते वक्त हमें एक इंसानी बाल के बराबर एक्यूरेसी चाहिए थी। समुद्र तल में करीब 80 स्क्वायर किलोमीटर में फैले रिजर्वॉयर्स तक पहुंचने के लिए जीपीएस ड्रिलिंग मोटर्स अपने लक्ष्य से 1 फुट के अंदर तक ड्रिल स्ट्रिंग को गाइड करती हैं। 35 अलग अलग कुएं बना दिए गए हैं जो ऊपर रिग तक जाने वाले 5 राइजर पाइप्स में कच्चा तेल भरते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग टीम के लिए शायद सबसे बड़ी चुनौती थी कच्चे तेल को इन पाइप से ऊपर सतह तक चढ़ाना। रेजर्वॉयर्स में प्रेशर कम था, मतलब उससे भी कम जो नॉर्मली मैक्सिको की खाड़ी में मिलता था, तो निकाले गए कच्चे तेल को ऊपर सरफेस तक पहुंचाने के लिए हमें सिस्टम में एनर्जी डालने की जरूरत थी। उसके लिए हमें पंप करना था, हमें इलेक्ट्रिकल सबमर्सिबल पंप्स इस्तेमाल करने पड़े, लेकिन ये पंप गैस बर्दाश्त नहीं करते। आमतौर पर गैस, तेल और पानी सतह पर अलग अलग कर दिए जाते हैं, लेकिन परडीडो के तेल को प्लेटफॉर्म तक लाने के लिए इंजीनियर्स को गैस 2.5 किलोमीटर नीचे समुद्र तल पे ही निकालनी थी। हर राइजर पाइप के बेस में एक यूनिट कंपोनेंट्स को अलग करती है। गैस अपने आप ऊपर उठती है और लिक्विड को सतह पर पंप किया जाता है। परडीडो के लिए 2 एरियाज में इंजीनियरिंग ने छलांग लगाई। एक तो पानी की गहराई जिस पर हम काम कर रहे थे, दूसरा और उससे भी ज्यादा जरूरी सबसी प्रोसेस जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। परडीडो के इंजीनियर्स पृथ्वी की परत के भीतर गहराई से तेल निकालने में सफल हो रहे थे, लेकिन यह ऑपरेशन सुरक्षित बना रहे उसके लिए इंजीनियर्स को एक बार फिर अतीत में झांकना पड़ा। ये इंटरमिटेंट पेंट केमिकल रिएक्शन की वजह से जल रहा है और फूलकर एक मोटी लेयर में बदल रहा है, जिससे और भी नामुमकिन इंजीनियरिंग की जा सके। 2010 में परडीडो ऑयल प्लेटफॉर्म ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया और यह अपनी तरह का पहला प्लेटफॉर्म बन गया जो अल्ट्रा डीप वाटर में करीब 2500 मीटर की गहराई तक काम करता है। लेकिन एक परेशानी बाकी सबसे आगे खड़ी थी। किनारे से दूर इंस्टॉल किए गए स्ट्रक्चर को फायर प्रोटेक्शन देना सबसे जरूरी होता है। हम सेफ्टी के लिए डिजाइन करते हैं और ये सबसे अहम चीज थी जिसे हमें सही करना था। आग लगने पर किसी रिग या प्रोडक्शन फैसिलिटी पर सबसे बुरा ये हो सकता है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। ऐसे में वो बहुत बड़ा और विनाशकारी हो जाता है और उस वक्त हम भी फैसिलिटी को छोड़ देते हैं और हम लोगों को लाइफ बोट्स में बैठाकर उन लाइफ बोट्स को पानी में छोड़ देते हैं और लोगों को आग से दूर भेज देते हैं और प्लेटफॉर्म को छोड़ देते हैं। आग सिर्फ काम करने वालों के लिए ही खतरा नहीं है, बल्कि हाइड्रोकार्बन की लपटें इन हाई टेम्परेचर्स तक पहुंच सकती हैं कि वो ठोस स्टील को भी टेढ़ा या नष्ट कर सकती हैं। जब हम इस तरह के डेवलपमेंट्स को लेकर और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और उनसे दूर हो जाते हैं तो उनके सपोर्ट के लिए उन्हें एक सेफ्टी सिस्टम देना और भी जरूरी हो जाता है। तो परडीडो के बड़े से सरफेस एरियाज को बहुत ज्यादा गर्मी के खतरे से कैसे बचाया जा सकता है? इसका जवाब एक ऐतिहासिक शो बिजनेस में छिपा है।
अगर सैकड़ों साल पहले फायर सेफ्टी एक्सपर्ट ल्यूक बिस्बी इस तरह के किसी थिएटर में जाते तो शायद वो अपनी जान को हथेली पर रख रहे होते, क्योंकि लाइटिंग के लिए ऑयल लैंप्स का इस्तेमाल किया जाता था। पर्दे और कपड़ों में अक्सर आग लग जाती थी। सन 1786 में फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ गे लूसाक को दुर्घटनाओं की एक कड़ी के बाद फ्रांस के थिएटर्स को आग से बचाव का काम सौंपा गया। गेलूसा के कंपाउंड ढूंढ रहे थे जो नजर ना आए, जहरीला ना हो, जिसे कपड़ों पर, पर्दों पर, सीनरी पर कोटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने बोरॉन के साथ एक्सपेरिमेंट शुरू किया जो डिटर्जेंट और कॉस्मेटिक में इस्तेमाल किया जाता था। इसका असर दिखाने के लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। यहाँ एक स्टेज है जिस पर 2 पर्दे हैं, जिसमें से एक बोरॉन सोल्यूशन में डुबाया गया है और दूसरा नॉर्मल फैब्रिक है। देखते हैं इन्हें जलाने पर क्या होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, राइट साइड वाला पर्दा काफी तेजी से जल रहा है, जबकि लेफ्ट में जो पर्दा है वो बोरॉन का असर दिखा रहा है और पर्दे पर आग को बढ़ने से रोक रहा है। मैं इम्प्रेस्ड हूं। चलिए अब इस आग को बुझा देते हैं। बोरॉन जलकर एक बचावकारी परत बना लेता है जो आग और पर्दे के बीच एक बफर की तरह काम करती है। और गे लूसाक का इजाद किया गया ये चारिंग इफेक्ट आज के आग से बचाने वाले इंट्यूमिसेंट पेंट में इस्तेमाल किया जाता है। एक सदी से भी ज्यादा वक्त हो गया है जब इंसान ने पहली बार पानी के अंदर ड्रिलिंग की कोशिश करने की हिम्मत की। अब मेक्सिको की खाड़ी में 2500 मीटर पानी में पुराने इंजीनियर्स की नई पीढ़ी ने पर्डिडो प्लेटफॉर्म को रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज करा दिया है। मेरे लिए ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जिस पर मैंने काम किया। मैंने कई अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, लेकिन पर्डिडो पर जो हमने किया है उस पर मुझे बहुत गर्व है। मुझे लगता है जिसने भी उस प्रोजेक्ट टीम में काम किया है उसे लगता होगा कि उसने ऑयल इंडस्ट्री में वो किया है जो पहले कभी नहीं। हमने जो किया वो दूसरे डायरेक्शन में एक स्पेस प्रोग्राम जैसा है। हम जिस हद तक जा सकते थे वहां तक गए और जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा हासिल किया। इससे बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है और ये अगली जनरेशन को इंस्पिरेशन देता है जिसे इन बाउंड्रीज को हमसे भी आगे ले जाना है। इंजीनियर्स नामुमकिन को मुमकिन बनाने में कामयाब हो गए।